क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक देश का राष्ट्रपति अपने आलीशान महल में अपने पत्नी के साथ सो रहा हो और अचानक रात के 2 बजे आसमान से मौत बरसने लगे और दुनिया की सबसे ताकतवर सेना उसके बेडरूम तक पहुंच जाए? जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है जो अभी कुछ ही दिन पहले हमारे सामने आई है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें सिर्फ 30 मिनट के अंदर एक देश की सरकार गिरा दी गई और वहां के राष्ट्रपति को हथकड़ियों में जकड़कर 7 समुद्र पार न्यूयॉर्क की जेल में डाल दिया गया। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऑर्डर दिया और उस काली रात को वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन में क्या हुआ था और कैसे निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेज अब अमेरिका की कैद में हैं? चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान को। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है आज से कुछ साल पहले, जब वेनेजुएला, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता था, वो धीरे धीरे गरीबी और भुखमरी की आग में जलने लगा था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व यानी तेल का खजाना है, लेकिन फिर भी वहां के लोग दाने दाने को मोहताज हो गए थे। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ माना गया वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का, जिन्होंने सत्ता संभालते ही देश को अपनी जागीर बना लिया था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब अमेरिका ने यह दावा किया कि मदुरो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग कार्टेल को चलाने वाले एक अपराधी हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी DEA और FBI के पास पुख्ता सबूत थे कि वेनेजुएला की सरकार असल में कार्टेल ऑफ द सन्स नाम का एक ड्रग सिंडिकेट चला रही है, जो कोलंबिया से कोकीन लेकर पूरी दुनिया में फैला रहा है। साल 2020 में ही अमेरिका ने मदुरो के ऊपर $15 मिलियन यानी करीब 125 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया था। आप सोचिए, एक देश के राष्ट्रपति के सिर पर इनाम रखा गया था, लेकिन मदुरो को लगता था कि वो अपने देश में सुरक्षित हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साल 2025 के सितंबर महीने में हालात तब और खराब हो गए जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि अब बहुत हो चुका। अमेरिका में जो नशा आ रहा है और जो युवा मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार सीधा मदुरो है। इसके बाद समंदर में अमेरिकी जहाजों की हलचल बढ़ने लगी। खुफिया जानकारी मिल रही थी कि ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम का एक बहुत बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। ये प्लान इतना गुप्त था कि व्हाइट हाउस के गिने चुने लोगों के अलावा किसी को इसकी खबर नहीं थी। इधर कैराकास में मदुरो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, क्योंकि उन्होंने जुलाई 2024 में हुए चुनाव में वो जीत गए थे जिसे अमेरिका ने फर्जी बताया था। मदुरो को लगा कि रूस और चीन उनके साथ हैं, तो अमेरिका उन पर सीधा हमला करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जब बात अमेरिका की सुरक्षा और तेल के खजाने की आती है, तो वॉशिंगटन किसी भी हद तक जा सकता है। वेनेजुएला की जनता वैसे ही महंगाई से त्रस्त थी और सेना के अंदर भी बगावत की चिंगारी सुलग रही थी, जिसका फायदा उठाने के लिए CIA ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। माहौल पूरी तरह से गर्म था और सबको लग रहा था कि शायद कोई तख्ता पलट होगा या कोई विद्रोह होगा, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमेरिका सीधे अपनी फौज उतार देगा। 3 जनवरी 2026 की वो तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली थी। उस रात कैराकास में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने घरों में सो रहे थे और राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस में भी खामोशी थी। मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिन्हें वे प्यार से फर्स्ट कॉम्बैटेंट कहते थे, वो भी बेफिक्र थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि फ्लोरिडा के तट से उड़े अमेरिकी फाइटर जेट्स और समंदर में तैनात जंगी जहाज अपनी मिसाइलों का मुंह उनकी तरफ मोड़ चुके हैं। ये तूफान आने से पहले की शांति थी, जो जल्द ही एक भयानक धमाके में बदलने वाली थी। 3 जनवरी की सुबह के करीब 2 बज रहे थे। कैराकास की ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। अचानक शहर के उत्तरी हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा शहर कांप उठा। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियों के शीशे टूट गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक के बाद एक कई धमाके हुए। ये अमेरिका का पहला वार था जिसे उन्होंने एयर सुपीरियॉरिटी के लिए किया था, यानी सबसे पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को तबाह किया गया, ताकि अमेरिकी जहाज और हेलीकॉप्टर बिना किसी रोक टोक के शहर में घुस सकें। आसमान में अमेरिकी F-35 और F-22 रैप्टर विमानों की गूंज सुनाई देने लगी। शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए ये देखने के लिए कि क्या भूकंप आया है या युद्ध शुरू हो गया है। उधर राष्ट्रपति भवन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। मदुरो के सुरक्षा गार्ड्स, जिन्हें ग्वार्डिया दे ऑनोर कहा जाता है, वो चौकन्ने हो गए थे। लेकिन ये हमला सिर्फ हवा से नहीं हो रहा था। उसी वक्त समंदर के रास्ते और हेलीकॉप्टर्स के जरिए अमेरिका के सबसे खतरनाक कमांडोज डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स जमीन पर उतर चुके थे। इनका मिशन बहुत साफ था और वो था जिंदा या मुर्दा मदुरो को पकड़ना। बिजली काट दी गई थी और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ धमाकों की रोशनी और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी।
मदुरो और सिलिया फ्लोरेस को उनके बंकर की तरफ ले जाया जा रहा था। खबर यह भी है कि उस वक्त मदुरो ने अपने रूसी दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जैमर्स की वजह से सारे नेटवर्क ठप पड़े थे। अमेरिकी सेना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करके वेनेजुएला की पूरी संचार व्यवस्था को पंगु बना दिया था। महल के बाहर भारी गोलीबारी शुरू हो गई थी। वेनेजुएला की सेना के वफादार सिपाही और क्यूबा के मर्सिनरीज जो मदुरो की सुरक्षा में तैनात थे, उन्होंने अमेरिकी कमांडोज को रोकने की कोशिश की। ये लड़ाई बहुत भीषण थी। एक तरफ दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस अमेरिकी सैनिक थे, तो दूसरी तरफ अपने नेता को बचाने के लिए लड़ रहे वफादार गार्ड्स। लेकिन अंधेरे में देखने वाले नाइट विजन गॉगल्स और लेजर गाइडेड हथियारों के सामने मदुरो के गार्ड्स ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि खुद मदुरो को भी संभलने का मौका नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक करीब 33 मिनट के अंदर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने बाहरी सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया था और वो महल के अंदर दाखिल हो चुके थे। हर तरफ कांच के टुकड़े और बारूद की गंध फैली हुई थी। ये ऑपरेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा कभी ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए किया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ मकसद मारना नहीं, बल्कि एक देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना था, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा और विवादित कदम था। जैसे ही डेल्टा फोर्स के जवान महल के गलियारों में दाखिल हुए, उनका सामना मदुरो की सबसे करीबी सुरक्षा टुकड़ी से हुआ। यहाँ पर क्लोज क्वार्टर बैटल यानी आमने सामने की लड़ाई हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ में क्यूबा के करीब 32 कमांडोज और वेनेजुएला के कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। अमेरिकी सैनिकों ने फ्लैशबैंग ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिससे तेज रोशनी और आवाज होती है और इंसान कुछ पल के लिए अंधा और बहरा हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके वे तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़े जहां मदुरो और सिलिया छुपे हुए थे। दरवाजे को विस्फोट करके उड़ा दिया गया। अंदर का मंजर देखने लायक था। जिस इंसान ने सालों तक अमेरिका को ललकारा था, आज वो अपने ही घर में एक कोने में सिमटा हुआ था। सैनिकों ने तुरंत कमरे को अपने कब्जे में लिया और हथियार डालने का आदेश दिया। मदुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अब खेल खत्म हो चुका है। अमेरिकी कमांडर ने उन्हें बताया कि उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के कानूनों के तहत नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अजीब पल था। एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश की सेना उसके बेडरूम से उठा रही थी। सिलिया फ्लोरेस, जो खुद को राजनीति का एक बड़ा खिलाड़ी मानती थीं, वो भी खामोश थीं। सैनिकों ने तुरंत दोनों के हाथों में जिप टाई यानी प्लास्टिक की हथकड़ियां लगा दी। मदुरो ने उस वक्त स्पेनिश में कहा कि मैं एक राष्ट्रपति हूं और मुझे युद्धबंदी यानी प्रिजनर ऑफ वॉर माना जाना चाहिए। लेकिन अमेरिकी सैनिकों के लिए वो सिर्फ एक हाई वैल्यू टारगेट थे, जिसे सुरक्षित निकालना उनकी जिम्मेदारी थी। महल के बाहर अभी भी फायरिंग हो रही थी, लेकिन मुख्य काम हो चुका था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना और वेनेजुएला की सीमा से दूर ले जाना। इसके लिए एक V-22 ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर को महल की छत या नजदीकी ग्राउंड पर उतारने का प्लान था। कमांडोज ने मदुरो और सिलिया के सिर पर काले रंग का हुड डाल दिया, ताकि वो देख न सकें कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है, और साथ ही उनकी पहचान छुपाकर उन्हें जल्दी से मूव किया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया इतनी सटीक थी कि मानो किसी वीडियो गेम का सीन चल रहा हो। बाहर खड़े वेनेजुएला के बाकी सैनिक हक्के बक्के थे, क्योंकि उनका नेतृत्व अब गिरफ्तार हो चुका था और उनके पास कोई आदेश देने वाला नहीं बचा था। सुबह के 3 बजने तक ये खबर हवा की तरह फैलने लगी थी कि मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज आवाज के साथ मदुरो और सिलिया फ्लोरेस को लेकर अमेरिकी टीम ने उड़ान भरी। नीचे जलता हुआ कराकस शहर पीछे छूटता जा रहा था। उन्हें सीधे समंदर में तैनात एक विशाल अमेरिकी युद्धपोत USS इवो जिमा पर ले जाया गया। ये जहाज एक चलता फिरता किला है। जहाज पर उतरते ही उनकी मेडिकल जांच की गई। ये सुनिश्चित किया गया कि उन्हें कोई चोट तो नहीं आई है, ताकि दुनिया के सामने ये न लगे कि उनके साथ बदसलूकी की गई है। इसके तुरंत बाद उन्हें एक विशेष विमान में शिफ्ट किया गया, जो उन्हें सीधे न्यूयॉर्क ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। इस पूरे सफर के दौरान मदुरो बिल्कुल शांत थे। शायद वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे। उधर वॉशिंगटन DC में सुबह हो चुकी थी और पूरी दुनिया की मीडिया की नजर व्हाइट हाउस पर थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और अपनी चिर परिचित शैली में ऐलान किया कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमने एक तानाशाह को हटाया है, जो अपने ही लोगों को भूखा मार रहा था और हमारे देश में जहर भेज रहा था। ये खबर आते ही वेनेजुएला के शरणार्थी, जो फ्लोरिडा और दुनिया भर में रहते थे, वो सड़कों पर उतर आए। कहीं जश्न मनाया जा रहा था तो कहीं विरोध हो रहा था। रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि यह एक मिलिट्री एक्शन था, न कि कोई युद्ध।
जहाज में बैठे मधुरो और सीलिया को शायद ये अंदाजा भी नहीं होगा कि अब वो कभी अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगे। कुछ ही घंटों में उनका विमान न्यूयॉर्क के एक मिलिट्री बेस पर उतरा। वहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच मैनहट्टन लाया गया। ये वही शहर है जहां कभी मधुरो ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर अमेरिका को कोसा था। आज उसी शहर में वो एक कैदी बनकर आई थे। उन्हें ब्रुकलिन की कुख्यात मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया। ये जेल अपनी सख्ती के लिए जानी जाती है और यहाँ बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स और गैंगस्टर्स को रखा जाता है। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। सीलिया फ्लोरेस को भी उसी जेल की अलग बैरक में रखा गया। अब वे राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी नहीं थे, बल्कि अमेरिकी न्याय व्यवस्था में कैदी नंबर थे। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद यानी 5 जनवरी 2026 को मदुरो और सीलिया फ्लोरेस को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। मदुरो को बिना हथकड़ी के लेकिन कैदियों वाले कपड़ों में नहीं बल्कि सूट में पेश होने की इजाजत दी गई थी ताकि प्रक्रिया थोड़ी सम्मानजनक लगे। लेकिन जज के सामने खड़े होकर उनकी हेकड़ी पूरी तरह गायब थी। कोर्ट में सरकारी वकील ने उन पर नार्को टेररिज्म, कोकीन की तस्करी और हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए। इन आरोपों के साबित होने पर उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। जब जज ने उनसे पूछा कि क्या वो अपना गुनाह कबूल करते हैं, तो मधुरो ने साफ शब्दों में कहा नॉट गिल्टी, यानी मैं निर्दोष हूं। उन्होंने कोर्ट में चिल्लाकर कहा कि मैं अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं और ये मेरा अपहरण है। सीलिया फ्लोरेस ने भी खुद को निर्दोष बताया। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि एक देश के राष्ट्रपति को इस तरह दूसरे देश में लाकर मुकदमा चलाना गैर कानूनी है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिकी जज ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें वापस जेल भेज दिया। कोर्ट रूम का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक तरफ अमेरिका की दलील थी कि कोई भी पद कानून से ऊपर नहीं है और अगर आपने अमेरिका में ड्रग्स भेजकर लोगों को मारा है तो आपको सजा मिलेगी। दूसरी तरफ यह सवाल था कि क्या एक देश को दूसरे देश में घुसकर उसके नेता को उठाने का हक है। इस घटना ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे सही मानते हैं और कहते हैं कि तानाशाहों का यही अंजाम होना चाहिए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे अमेरिका की दादागिरी कहते हैं। लेकिन कानूनी दावपेच अपनी जगह है और हकीकत यह है कि मदुरो अब 4 दीवारी के पीछे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मदुरो के जाने के बाद वेनेजुएला का क्या होगा। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो वहां कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि एक ट्रांजिशन सरकार बनाना चाहता है ताकि दोबारा चुनाव हो सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि अब वेनेजुएला का तेल बहेगा और वहां के लोगों को उनका हक मिलेगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि असल खेल तेल का ही है। वेनेजुएला के पास जो तेल का भंडार है उस पर अब अमेरिकी कंपनियों की नजर है। उधर वेनेजुएला के अंदर मधुरो के समर्थकों और विरोधियों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भी अमेरिका को धमकी दी है, लेकिन बिना सेना और बिना नेता के वो कितना टिक पाएंगी ये कहना मुश्किल है। मधुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया के बाकी तानाशाहों के मन में भी खौफ पैदा कर दिया है। सबको ये संदेश मिल गया है कि अगर अमेरिका चाहे तो वो किसी को भी कहीं से भी उठा सकता है। इस पूरी कहानी में सीलिया फ्लोरेस का रोल भी बहुत अहम है। उन पर आरोप है कि वो मदुरो के हर काले कारनामे में बराबर की हिस्सेदार की और अपने भतीजों के जरिए ड्रग्स का कारोबार संभालती थी। अब कोर्ट में ट्रायल लंबा चलेगा, हो सकता है सालों लग जाएं, लेकिन एक बात तो तय है कि 3 जनवरी की उस रात ने दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदल दिया है। एक टैक्सी ड्राइवर से बने मदुरो का सफर एक अमेरिकी जेल की कोठरी में आकर रुक गया है। क्या वो कभी बाहर आ पाएंगे या उनकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया है कि जियोपॉलिटिक्स में ताकतवर की ही चलती है और नैतिकता सिर्फ किताबों की बात है। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी दास्तान कि कैसे अमेरिका ने रातों रात बाजी पलट दी। आगे इस केस में जो भी होगा वो देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानना है कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को कैसे पकड़ा था तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।